Hello everyone, welcome to Pharma User. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on solubility of drugs. It is the part 2. Part 1 में मैंने various introduction parts, types of solution etc. पर and आपके कुछ और topics like factors affecting the solubility इस सब पर discuss किया हुआ है. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड आपको जो है यहाँ पार्ट 2 में वी विल डिस्कस ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मैकेनिज्म एंड द आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स. सो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मैकेनिज्म्स, आपके वेरियस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है सॉल्यूशन फॉर्म होने के लिए, वो किस तरह से होता है, किस प्रोसीड्यूर से होता है. मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया है कि यहाँ पर आपका जो होता है सॉल्यूशन जो फॉर्म होता है वो पोलर का नॉन पोलर्स के साथ होता है. नॉन पोलर्स पोलर्स का पोलर्स के साथ होता है एंड नॉन पोलर्स का नॉन पोलर्स के साथ होता है. इट मीन्स लाइक सब्सटेंस आपस में सॉल्युबल होते हैं. नॉन पोलर के साथ आपका पोलर डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, वही आपका पोलर के साथ नॉन पोलर्स सॉल्वेंट सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाता है. हाँ, डिसॉल्व उसे भी किया जाता है, उसका भी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे कि अगर डिसॉल्व करना हो, इन केस आपको डिसॉल्व करना हो पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में आपको सॉल्यूशन क्रिएट करना हो तो कैसे. सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर सॉल्वेंट. सो जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ, पोलर के साथ पोलर एंड नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर. दस आपका क्या होता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग डिपेंड्स लार्जली टू द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज इट्स डाइपोल मोमेंट. पोलैरिटी होना क्या होता है, जब आपका किसी मॉलिक्यूल्स में ऐसा हो, प्रॉपर्टी हो कि उनके सारे पॉजिटिव आयंस एक तरफ हो एंड नेगेटिव आयंस दूसरे तरफ हो, उन्हें पोलर सॉल्वेंट्स या पोलर सॉल्यूट या पोलर कंपाउंड बोला जाता है. फॉर एग्जांपल वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट बिकॉज वाटर में आपका H प्लस OH माइनस में आपका क्या होता है, उनको डिसोसिएट करने का पावर होता है H प्लस एंड OH माइनस में. दस वो आपका पोलर सब्सटेंस होता है. इट मीन्स क्या है, उन वाटर मॉलिक्यूल्स में उनके सारे H प्लस आयंस, हर मॉलिक्यूल्स में जितने भी H प्लस वाले आयंस होते हैं वो एक कॉर्नर में होते हैं एंड दूसरे कॉर्नर में आपका OH माइनस होता है. दस वो डिसोसिएट हो पाता है. बट नॉन पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जहाँ पे आपके जो भी प्लस या माइनस आयंस है वो सारे इकट्ठे रहते हैं, तो वो नॉन पोलर होते हैं. मीन्स उनमें क्या होता है, आपका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कि एक तरफ आपका सारा पॉजिटिव आयन और दूसरे तरफ सारा नेगेटिव आयन रहे. वहाँ पे आपका मिक्सअप होके रहता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन सारा आपका अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है. सो एनीवेज आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो काफ़ी हद तक आपका डिपेंड करता है ऑन द डाइपोल मोमेंट्स. मीन्स वो कितना ज़्यादा हद तक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों साइड में. दस आपका पोलर सॉल्वेंट जो है इट डिसॉल्व्स द आयनिक सॉल्यूट और पोलर सब्सटेंसेस. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पोलर सॉल्वेंट में आपका जो सॉल्यूट है वो या तो आयनिक सॉल्यूट होगा या पोलर सॉल्यूट होगा, तो आपका डिसॉल्व हो पाएगा. क्यों, रीज़न क्या है, आपका जो चार्ज अट्रैक्शन होगा वो अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होगा. मीन्स मान लीजिए वाटर आपका पोलर है, मीन्स उसके एक तरफ है प्लस, एक तरफ दूसरे तरफ है OH माइनस. सो क्या होगा, अगर आप आयंस डालते हो नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर नेगेटिव डालते हो तो उसका पॉजिटिव पॉइंट जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा, या तो फिर कोई अगर पॉजिटिव आयंस सॉल्यूट गया तो उसका नेगेटिव जो साइड है वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा. उसी तरह अगर आपका पोलर सब्सटेंस क्या, पोलर सॉल्यूट, तो पोलर में भी प्लस माइनस दोनों आपका अवेलेबल होगा, तो पोलर का प्लस वाला आपके सॉल्वेंट के माइनस के साथ अट्रैक्ट होगा एंड आपका पोलर सॉल्यूट का माइनस वाला सॉल्वेंट के प्लस के साथ अट्रैक्ट होगा. इस तरह से वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर जो है आपका सॉल्यूशन फॉर्म करेगा. तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म्स पर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेप बाय स्टेप कैसे ये काम करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, पोलैरिटी मेजर करने का एक ये आपका फेनोमेना होता है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी सब्सटेंस में आपका इंड्यूशन जनरेट करना, यानी कि इंसुलेशन जनरेट करने का कितना पावर होता है. कोई भी सब्सटेंस कितना पोलर है इससे पता चलता है. कोई भी सब्सटेंस कितना इंसुलेट हो सकता है, दैट इज इट्स
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पोजेस कर सकता है। आपका इंसुलेट होना मतलब कितना इलेक्ट्रिक चार्ज वो अपने अंदर रख सकता है, उससे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। एनीवेज आपका जितना हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी सब्सटेंस का होगा वो उतना ही पोलर होता है। लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है नॉन पोलर सब्सटेंसेस का। सो एनीवेज आपका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण, पोलर सॉल्वेंट्स में होने के कारण क्या होता है कि सबसे पहले तो ये क्या करता है, जितने भी सॉल्यूट जाते हैं, चाहे वो आयंस जाए या आपके पोलर सब्सटेंस में प्लस एंड माइनस है, तो आपको क्या क्या चाहिए कि वो जो मॉलिक्यूल्स है आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है वो टूट जाए, उसका प्लस एंड माइनस पार्ट ब्रेक हो जाए, वो आपस में टूटेगा तभी वो सॉल्वेंट के साथ जाके जुड़ेगा। तो सबसे पहला काम यही होता है सॉल्वेंट का कि उसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के वजह से, मीन्स उसका पोलैरिटी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है सॉल्वेंट का, जिसके वजह से जो भी पोलर सॉल्यूट अंदर जाता है सबसे पहले तो उन पोलर सॉल्यूट्स का वो बॉन्डिंग को आपका डाउन कर देता है, यानी कि कम कर देता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कम हो जाता है। पहला स्टेप में ये होता है कि वो आपस में कमज़ोर पड़ने लगते हैं, उनका जो प्लस एंड माइनस वाला पोल्स है सॉल्यूट का वो धीरे धीरे प्लस एंड माइनस होने की वजह से पोल्स जो है वो आपस में अट्रैक्टेड भी है, वो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो कम होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। सेकेंड स्टेप क्या होता है, अब जब कमज़ोर पड़ गया तो ऑब्वियसली वो टूटेगा, तो सेकेंड स्टेप में आपका क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट आगे जाके कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स ही वो सब्सटेंस है एक्चुअली जो कि आपके पोलर नेचर के होते हैं, जिसमें आयंस में ब्रेक होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का मतलब वो सब्सटेंस जो आपका किसी चीज़ में घुलने के बाद प्लस एंड माइनस रिलीज करता हो, आयंस रिलीज करता हो। जैसे कि मान लीजिए NaCl भी आपका पोलर सब्सटेंस रहा। NaCl जिसको आप कॉमन सॉल्ट कहते हो, वो आपका वाटर में क्यों डिजॉल्व होता है, वो भी आपका पोलर है, वाटर भी पोलर है। तो Na का प्लस एंड Cl माइनस ब्रेक हो जाता है और वो Na प्लस आपका वाटर के OH माइनस के साथ अट्रैक्ट होता है, वेरस आपका Cl माइनस H प्लस के साथ अट्रैक्ट होता है, जिसके वजह से आपका जो है सॉल्ट सॉल्यूशन बन पाता है। एनीवेज, तब नेक्स्ट काम क्या होता है, सेकेंड स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि आपका जो पोलर सॉल्यूट है उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जो आयंस है वो ऑलरेडी आयंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ पे आपका ये फर्स्ट सेकेंड स्टेप होने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। जो आपका पोलर सॉल्यूट है उनका प्लस माइनस अलग होता है, बिकॉज उसमें प्लस एंड माइनस दोनों एक साथ है, तो उससे पहले तोड़ना पड़ता है। बाय एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं, तो इससे आपका क्या होता है, वो ब्रेक होता है, क्योंकि आपका जो सॉल्वेंट है वो एम्फीप्रोटिक है। एम्फीप्रोटिक होने का मतलब जिसमें आपका H प्लस एक्सेप्ट करने का वेराज H प्लस डोनेट करने का दोनों पावर है, तो वो अपना H प्लस डोनेट भी कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर, वेराज वो प्लस आयंस को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो इस नेचर के वजह से, सॉल्वेंट का ये नेचर होने की वजह से, पोलर सब्सटेंसेस में होता है, तो ये नेचर होने की वजह से आपका वो ब्रेक करता है, ब्रेक करने में मदद करता है। फाइनली आपका पोलर सॉल्वेंट्स जो है लास्ट में सॉल्वेटिंग कैपेबिलिटी लाता है अपना। सॉल्वेटिंग होना मतलब क्या होता है, सॉल्वेशन किसे कहते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसा कि मैंने बताया Na प्लस आपका OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा वाटर के, वेरस आपका Cl माइनस NaCl में से Cl माइनस जो है आपका H प्लस के साथ जो है इंट्रैक्शन करेगा। तो ये जो आपका इंट्रैक्शन होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसी को कहते हैं सॉल्वेशन। तो आपका सॉल्वेटिंग मॉलिक्यूल्स जो है वो आपका पोलर सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन करेगा, या फिर कोई आयंस है, सिंपली जो आयंस है वो आयंस भी आपका इंट्रैक्शन करेगा डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से। डाइपोल यानी प्लस माइनस का इंट्रैक्शन होना, जैसे कि फॉलोइंग आपके फोर्सेस है लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन एटसेट्रा। तो आपका एग्जाम्पल के लिए अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल एंड वाटर इस तरह से आपका जो है आपका काम करता है, पोलर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स से जो इंट्रैक्शन करता है। नेक्स्ट आपका है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होता है, जिनका कि मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है आपका। यहाँ पे नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर लिक्विड्स का, क्योंकि इनका जो है सच एज हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, इनमें पोलैरिटी नहीं होने की वजह से
इनका क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को तोड़ पाए बिटवीन द आयंस। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट का आयंस है मतलब प्लस माइनस जो है उनको तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि इनका पावर उतना नहीं, इतना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनका नहीं है कि ये पोलर सॉल्यूट्स के प्लस माइनस को ब्रेक कर सके। दस आपका क्या है, आयंस या फिर पोलर सॉल्यूट्स जो है वो आपका बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। सो क्या डिजॉल्व हो सकता है, नॉन पोलर आपका सॉल्यूट होगा। जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वही डिजॉल्व होगा, क्योंकि उनका भी ज़रूरत नहीं है ब्रेक होने का आयंस, क्योंकि यहाँ आयन ब्रेकिंग का तो कैपेबिलिटी होता ही नहीं है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। तो अगर नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो उनका क्या मैकेनिज्म होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होता है तो इनका मैकेनिज्म अलग होगा। कैसे होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मैंने बताया यूनिफॉर्म नहीं है, स्टैटिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें इधर उधर होते रहते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी जो आपका सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो दोनों में ये चीज़ होता है कि कभी कभी अचानक डाइपोल जनरेट होता है। डाइपोल जनरेट होता है मतलब कभी अचानक होता है कि रैंडमली घूमते घूमते किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको डाइपोल जनरेट होना चाहिए, कहीं आपका प्लस आयन या माइनस आयन ज़्यादा होना चाहिए तभी डाइपोल जनरेट होगा। तो ऑल ऑफ अ सर्टेन कभी घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन्स किसी एक तरफ, आपके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का ही मैं बात कर रही हूँ, कभी कभी घूमते घूमते मॉलिक्यूल्स का होता है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। उसी तरह सॉल्यूट का भी, मान लीजिए जिस मोमेंट में आपका वो रैंडमली मूव कर रहा था, रैंडमली मूव करते करते जिस मोमेंट में सॉल्वेंट का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा हो गया एंड सॉल्यूट का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ ज़्यादा हो गया, जब वैसा होता है तब वो अट्रैक्ट होते हैं। जिधर ज़्यादा है वो वाला दूसरे वाले मॉलिक्यूल के जिधर कम है उसके साथ आपका अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका सॉलिबिलिटी यहाँ पॉसिबल है। यहाँ सॉलिबिलिटी जो है आपका काफ़ी वीक सॉल्यूशन फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रैक्शन जो है वो आपका कोई स्टेटिक इंट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया ऑल ऑफ अ सर्टेन आपका स्पॉन्टेनियसली डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं एक तरफ ज़्यादा होता है तो उससे आपका होता है। सो एनीवेज देन आपका क्या होगा, दे विल प्रोड्यूस इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल होने का मतलब होता है जहाँ पर नेचुरली कोई डाइपोल आपका नहीं, इंड्यूस होना, अचानक प्रोड्यूस हो रहा है डाइपोल मोमेंट आपका यहाँ पर पहले से नहीं, क्योंकि प्लस माइनस अलग नहीं रहता है, यहाँ पे प्लस माइनस सारा इकट्ठे आपका मूव करता रहता है हियर एंड देयर। तो यहाँ पे वीक बॉन्ड्स फॉर्म होता है लाइक वैन डर वाल फोर्सेस, जिससे कि आपका सॉल्यूट सॉल्यूशन में जा पाता है। एग्जाम्पल ऑयल्स इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो ये आपका फंक्शन हो गया। पहला जो है आपका पोलर में बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, नॉन पोलर्स में क्या होता है, अचानक से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं का बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो जो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ वो उस टाइम पे आपका सॉल्यूट के साथ, सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ जाकर इंट्रैक्शन करेगा। ऐसा ही सॉल्वेंट के साथ भी होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं एक तरफ कम कहीं ज़्यादा, तो जिस मॉलिक्यूल सॉल्वेंट जिस मॉलिक्यूल में आपका वैसा होगा, डेंसिटी आपका इधर उधर अलग हो जाएगा, उस सर्टेन टाइम में वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपको उस सॉल्यूट के साथ होगा जिनमें भी वैसा ही नेचर हो, डेंसिटी एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा। एनीवेज जिसको कि आपका इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। नेक्स्ट आपका सेमीपोलर सॉल्वेंट। सेमीपोलर सॉल्वेंट्स में क्या होता है, सेमीपोलर सॉल्वेंट्स में आपका सर्टेन डिग्री ऑफ पोलैरिटी जनरेट होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हम पोलैरिटी लाते हैं। कैसे लाते हैं, पोलैरिटी लाते हैं मतलब उन्हें कोशिश करते हैं आयनिक फॉर्म देने का, प्लस माइनस में अलग अलग करने का हम कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम लेते हैं सेमी पोलर कंपाउंड। सेमी पोलर कंपाउंड्स का काम ही होता है कि वे आपके नॉन पोलर सब्सटेंसेस को थोड़ा सा पोलर बनाए, जिससे क्या हो, जो आपके रेडिली पोलराइजेबल सॉल्यूट, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो मान लीजिए आपका सॉल्यूट पोलर है एंड आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर है, वो तो यूं ही आपका मिसिबल नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको थर्ड सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं सेमी पोलर कंपाउंड। सेमी पोलर कंपाउंड जो कि इंटरमीडिएट सॉल्वेंट का काम करता है, मतलब ये भी एक सॉल्वेंट रहता है, वो सॉल्वेंट का काम क्या रहता है, पोलैरिटी बढ़ाने का। जो आपका नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट का पोलैरिटी बढ़ा देगा। या फिर अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो पोलर है बट आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन पोलर है, तो आपका सॉल्यूट का पोलैरिटी बढ़ाएगा, यानी कि जो भी नॉन पोलर होगा सॉल्यूट या सॉल्वेंट, उनका पोलैरिटी थोड़ा सा बढ़ाएगा, मतलब उसे आयनिक फॉर्म देने का कोशिश करेगा, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा, जो कि नेचुरली नहीं होता है, जिससे कि वो आपका आपस में पोलर एंड नॉन पोलर्स जो है वो आपस में
जो कि इमिसिबल है वो मिसिबल हो पाए कुछ हद तक। एनीवेज एग्जाम्पल के लिए प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जो कि आपका म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है बिटवीन वाटर एंड पेपरमिंट ऑयल, जो कि आपका दोनों ही नेचर अलग है। वाटर आपका पोलर है बट आपका पेपरमिंट ऑयल जो है वो नॉन पोलर है, बट आपका प्रोपिलीन ग्लाइकॉल दोनों के बीच इंटरमीडिएट का काम करता है। यानी कि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल क्या करता है, वो पेपरमिंट ऑयल को अपने अंदर लेगा, नॉन पोलर जो तरीका होता है नॉन पोलर इंट्रैक्शन के द्वारा पेपरमिंट ऑयल को अपने साथ लेगा, और वाटर के साथ वो पोलर इंट्रैक्शन करेगा। मतलब प्रोपिलीन ग्लाइकोल आपका पोलर एंड नॉन पोलर दोनों के साथ ही इंट्रैक्शन कर सकता है। तो ये दोस्त की तरह काम करेगा, वाटर को भी अपने साथ लाएगा, पेपरमिंट ऑयल को भी लाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। एनीवेज नेक्स्ट आपका जो है आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। उससे पहले आज का IQ फैक्ट्स टुडेज IQ फैक्टर्स। द ह्यूमन नोज can remember 50,000 different scents, and experts says that the memories evoked by our sense of smell are some of the oldest and most potent we have. Smell is the strongest memory retainers. So experts के द्वारा ये पता लगाया गया है कि हम 50,000 तरह के अलग अलग सेंट्स को याद रख सकते हैं। हमारे ब्रेन में उतना मेमोरी पावर है कि हम 50,000 तक के सेंट्स को, अलग अलग तरह के खुशबुओं को मेमोरीज में स्टोर कर सकते हैं। और साथ साथ यही नहीं, हमारा जो याददाश्त होता है, भले हम बहुत सालों का चीज़ भूल जाते हो, पर सेंट ऐसा स्ट्रॉन्ग मेमोरी है हमारे ब्रेन में कि हम सबसे पुराने, यानी कि आप अपने बचपन में भी अगर कोई सेंट अगर आप लिए रहो, तो आप अगर आप अभी उसी तरह का सेंट आपको मिले तो आप फेमिलियर हो पाएंगे कि ये कहीं मैंने पहले भी ऐसा स्मेल कहीं सूंघा है। तो ये आपका इससे साबित किया गया है कि स्मेल जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी रिटेनर्स है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी जो कि आपका रहता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आप स्मेल्स को मेमोरीज में स्टोर कर सकते हो, साथ ही साथ बहुत पुराना मेमोरीज में भी आपका स्मेल्स जो है रिकॉग्नाइज रहता है। नेक्स्ट आपका आइडियल सॉल्युबिलिटी। आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल सॉल्युबिलिटी किस चीज़ को कहते हैं, जब आपका परफेक्ट सॉल्यूट एंड परफेक्ट सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन हो, मतलब कि जिस सॉल्वेंट के लिए जो सॉल्यूट बना है बिल्कुल उनका आपस में जुड़ना। क्योंकि जनरली आपका क्या होता है, ऐसा होता नहीं। रियल में क्या होता है कि कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है जिसकी वजह से कंप्लीट सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच नहीं हो पाता है। तो जितना ज़्यादा वो इंट्रैक्शन कर पाएगा हम उससे उतना ही परफेक्ट सॉल्यूबल मानेंगे। सो एनीवेज आपका क्या होता है, दस आपका 2 सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स होता है मेज़र करने के लिए। उससे पहले मैं एक बात बताऊं कि आपका जो बेसिकली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, आपने मैकेनिज्म पढ़ा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को आपको तो पता चला कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में डिजॉल्विंग होने से पहले सॉल्यूट को टूटना ज़रूरी है। तो सॉल्यूट्स, अब अगर फिजिकली हम बात करें, केमिकली बात ना करें, तो फिजिकली क्या होता है कि आपका जो उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, हर सॉल्यूट का अपना स्ट्रक्चर होता है। तो पहले उन स्ट्रक्चर्स को, घुलने से पहले उन स्ट्रक्चर्स को मेल्ट होना ज़रूरी है। पहले वो अपने मेल्ट होने के लिए उन स्ट्रक्चर्स का आपस में टूटना ज़रूरी है। जो केमिकली आप टूटना कह रहे हो, वो टूटने की वजह से पहले सॉल्यूट अपने में मेल्ट होगा। जब अपने में वो मेल्ट होगा तभी वो जाकर फिर आगे डिज़ोल्व होगा। तो पहले उनका अपना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को ब्रेक होना ज़रूरी है, देन वो मेल्ट होता है। सो एनीवेज अगर हम पैरामीटर की बात करें तो बेसिकली आपका 2 पैरामीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिल्डेब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, जहाँ पे क्या होता है न्यूमेरिकली हम एस्टिमेट करते हैं कितना डिग्री इंट्रैक्शन हो रहा है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में। स्पेशली पोलर के लिए हमें उतना सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज पोलर्स ऑब्वियसली आपका, मैंने बताया जैसे कि स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, बट नॉन पोलर में जहाँ आपका उतना स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं आपका बनता है, परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं बनता है, दस आपको वहाँ पे इस तरह का सॉल्युबिलिटी पैरामीटर यूज़ करना पड़ता है, लाइक हिल्डेब्रांड सॉल्युबिलिटी, जहाँ पे आपका क्या होता है इंट्रैक्शन हम मेज़र करते हैं कितना डिग्री इंट्रैक्शन होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में। जैसे कि पॉलीमर्स आपके नॉन पोलर नेचर के हुए। नेक्स्ट आपका और एक पैरामीटर जहाँ मैंने बताया आपको 2 पैरामीटर्स है। नेक्स्ट आपका सेकंड जो है वो है हैंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, जहाँ इस पैरामीटर के द्वारा आप प्रेडिक्ट कर पाते हो कि एक मटेरियल जो है वो डिज़ोल्व होगा भी या नहीं। मतलब यहाँ हम पता करते कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस डिज़ोल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सोल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, ये हम पता करते हैं। और अगर बन पाएगा तो आपका जो मैंने बताया हिल्डेब्रांड पैरामीटर, हिल्डेब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर के द्वारा अगर हो पाएगा तो कितना डिग्री हो पाएगा।
तो 10 इन दोनों पैरामीटर्स के द्वारा हम सॉल्यूशन फॉर्म होगा या नहीं, या कितना डिग्री आपका सॉल्यूशन फॉर्म होगा, वो हम मेज़र कर पाते हैं। सो एनीवेज, इसके साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन पर। नेक्स्ट आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे एंड मोर और टॉपिक्स हम इंक्लूड करेंगे। फॉर मोर वीडियोस यू कैन गो एंड चेक माय चैनल. So thanks for watching, and if you find my video useful, don't forget to press the bell icon for getting the notification. Thanks and bye bye.